गुड मॉर्निंग क्लास 10th। प्रीवियस क्लास में हमने इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 16 पढ़ा था। अब तक हमारे इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर हो चुके हैं। ओके, नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे सिविक्स चैप्टर नंबर 12, दैट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 12। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमें सबसे इंडियन का मतलब तो पता ही होगा। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? तो हम लेट्स स्टार्ट, हम पढ़ते हैं और पता करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन मतलब तो सिंपली ये होता है संविधान। हमारे हम जो भी गवर्नमेंट के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं, ये सब किसके अंदर आ जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ जाता है। द बेसिक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क ऑफ अ कंट्री इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री. The Constitution specifies the function, powers and responsibility and structure of all the constituent unit of the government. इसमें क्या लिखा है कि बेसिक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क मतलब कि एक पॉलिसी बनाई जाती है कि हम अपने कंट्री को कैसे रन करें। द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई द फंक्शन, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये क्या स्पेसिफाई करता है? फंक्शन, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कैसे काम करना है। फर्स्ट है फंक्शन कि कैसे काम करना है, सेकंड पावर्स एंड थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर्स मतलब क्या होता है कि उनके पास क्या क्या पावर्स होती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी की मतलब कि उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर, द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव। तो इनका जो भी वर्क होता है वो कौन करता है? गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ये सब रेगुलेट करते हैं पूरी गवर्नमेंट एंड इनके साथ ये सब रेगुलेट करते हैं, मतलब फंक्शन करते हैं, एक तरह से काम करते हैं। ओके, द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशन ऑफ द पीपल आज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द आइडल ऑफ द कंट्री एस्पायर टू फॉलो। ये हर तरीके से सोशल, सामाजिक, पॉलिटिकल्स और इकोनॉमिक हर तरीके से सोचते हैं और हर तरीके से सोचकर जो सही होता है उस टाइप से वो पॉलिसी बनाते हैं और कंट्री को रन करते हैं। अब क्या ज़रूरत है, क्या नीड्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन की? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नीडेड फॉर प्रॉपरली रनिंग द गवर्नमेंट एंड क्लियरली डिफाइनिंग द रोल्स एंड फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटर, जुडिशरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों थी? नीडेड फॉर प्रॉपरली रनिंग द गवर्नमेंट, पूरी तरीके से गवर्नमेंट रन कर रही, अच्छी तरीके से गवर्नमेंट रन करे और क्लियरली डिफाइन कराए कि इनका रोल्स और फंक्शन कौन करता है। लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब इनका काम करते हैं। सो ऑल्सो फॉर इंश्योरिंग अ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग देम। तो हमको क्या करना पड़ता है? इनके आपस में सब बैलेंस बना के चलना पड़ता है इन लोगों को, और लोगों को आपस में जोड़ के रखना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है जोड़ के रखना है। In the absence of the constitution, there is a strong possibility of conflict between organ of government and at times even a situation. अब इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है कि है ना, वर्क करने में कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो वो अराइजेस होती हैं। तो उसके लिए इन लोगों ने क्या करा है? फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीज़न आर ऑल्सो स्पेसिफाइड इन द। तो इन लोगों ने क्या करा है कि उसके लिए कुछ राइट्स और ड्यूटीज़ होती हैं सिटीज़न की, वो सारी स्पेसिफाइड हैं कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे संविधान में। इट कैन बी सेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ वेरी बेस ऑफ गवर्नमेंट, मतलब ये बेस है, मतलब एक तरह का बेस है जिसके आधार पे लोग काम करते हैं, गवर्नमेंट चलती है। सोशलिस्ट, पॉलिटिक, इकोनॉमिक्स, इन सबको फॉलो करके चलते हैं, मतलब पूरी तरीके से हमारा कंट्री जो है वो इसी तरह रन करती है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। ये तो हमारे नीड्स थे।
अब ये क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में बी सेट टू अ डॉक्यूमेंट, एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो कि लॉ कंटेन करती है, जिसके अंदर रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो कि गवर्न करने के काम आता है, गवर्नमेंट को गवर्न करने के काम आता है, चलाने के काम आता है। द मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसल्टेड एंड टुक यूजफुल प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेवरल कंट्री। अब क्या होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कंसल्ट करता है और बहुत सारे प्रोविज़न बनाता है कंट्री के लिए, जो कंट्री के लिए बेस्ट होते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, द आइडिया ऑफ फंडामेंटल हैव टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब क्या बोल रहे हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल मतलब होते हैं सिद्धांत, वो सारे आयरलैंड के चलते हैं, बट जो आइडिया था फंडामेंटल राइट्स का वो कहाँ से आया, यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द कंसेप्ट ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज टेकन। अब ये जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट थी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो कहाँ से ली गई, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई। और फंडामेंटल राइट्स का आइडिया किसका था, यूएसए का था। ओके, ये बातों को थोड़ा ध्यान देना। देयर इज़ अ कंसिडरेबल influenced the development that occurred during the freedom movement on the constitution। अब क्या हुआ कि इन डेवलपमेंट करने के लिए और लोगों को फ्री रखने के लिए क्या करा, एक संविधान बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ट्रेडिशन एंड कमेंट्रीज, जुडिशियल जजमेंट एंड व्यूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट ऑल्सो द बेसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम इन सब के आधार पे हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान बनाया। ये तो हमने अभी इंट्रोडक्शन पढ़ा है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। सिंपली लैंग्वेज में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर लॉ जो कि कंटेन करता है लॉ, जिसके अंदर रूल्स और रेगुलेशन होते हैं प्रॉपर गवर्न करने के लिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए, प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए, गवर्नमेंट रन करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक डॉक्यूमेंट तैयार करा है। उसमें सारे फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं कंट्री के लिए। ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अब जो ये फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, ये नहीं पढ़ रहे हैं, इतना ज़्यादा आईएमपी नहीं है। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होता है, ओके। ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर नॉट ईजी टास्क, देयरफॉर डिफरेंट सब कमेटी वर फॉर्म टू फैसिलिटेट ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें क्या है कि एक तरह की ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। ये है, बनाई किसने थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये हमारे पिक्चर भी बनी हुई है। इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोल रहे हैं कि ये ज़्यादा ईजी नहीं था। इसमें सब कमेटी भी फॉर्म हुई थी। कमेटीज़ के अंदर कमेटी होती है ना, उसको सब कमेटी कहा जाता है, ओके। तो इसमें ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 10 सब कमेटीज़ थी। इसके अंदर 10 सब कमेटीज़ थी रिलेटिंग टू द मैटर्स ऑफ प्रोसीजर। जो भी प्रोसीजर था उस पे मैटर पे ध्यान रखने के लिए इनके अंदर 10 कमेटी बिठाई थी, ओके। एंड 8 कमेटीज़ रिलेटेड टू मैटर ऑफ फैक्ट। देखो, प्रोसीजर के लिए 10 कमेटी थी और फैक्ट्स मैटर क्या किस रिलेटेड है उसके लिए 8 कमेटीज़ थी। इम्पॉर्टेंट सब कमेटी व रूल्स, बिजनेस एंड ड्राफ्टिंग कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी एंड ऑन फंडामेंटल्स। अब ये क्या काम करती थी, कमेटीज़ को देखना, उनके फंडामेंटल राइट्स क्या, उनकी पावर्स हैं, माइनॉरिटी राइट्स और ये सब राइट्स वगैरह देखना लोगों के, ये सब का इनका काम रहता था, ओके। टू गिव फाइनल शेप टू द रिपोर्ट, क्या है रिपोर्ट को फाइनल सजेशन देना और रिपोर्ट तैयार करना, ये सब कमेटीज़ का काम था। अ ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैन ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज फॉर्म्ड। अभी मैंने आपको बताया था कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी किसने फॉर्म करी थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फॉर्म करी थी। अदर मेंबर ऑफ द कमेटी वर एन गोपाल स्वामी, अयान नगर, अलादी कृष्णा स्वामी। ये सब जो नाम लिखे हुए हैं ये सब इनमें पार्टिसिपेट करते, मतलब इन लोगों का ये कमेटी के मेंबर्स थे एक तरह से, ओके। द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 21 Feb। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी थी ये कब फॉर्म्ड हुई थी,
21 Feb 1948 को। देयर आफ्टर डिटेल डिस्कशन वर हेल्ड ऑन, मतलब ये आइडिया कब आया था? 21 Feb को आया था। ओके, उसके बाद ये हमारी जो डिटेल डिस्कशन के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये फॉर्म्ड हुई। ये था हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी। ये क्वेश्चन IMP है, ये आता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, दैट इज़ स्पेशल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी बहुत IMP है, ये भी आता है। इसमें क्या हुआ है कि फीचर्स बताएं कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या क्या फीचर है। फर्स्ट है रिटन एंड लार्जेस्ट। ओके, तो इसमें क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिटन। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिटन है, लिखा हुआ है। विच हैज़ बीन ड्राफ्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये किसने लिखा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लिखा। इट इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट है। इसके अंदर 395 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं एंड डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स। मतलब लॉ की जो बुक होती है उसमें आर्टिकल्स होते हैं और शेड्यूल्स होते हैं, तो उसके अंदर 395 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं एंड इज़ डिवाइडेड इनटू, इसको 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब जो लॉ की बुक में जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सबसे बड़ा अगर डॉक्यूमेंट माना जाएगा तो वो ये माना जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 395 आर्टिकल्स हैं। वेयर एज देयर आर 7 आर्टिकल्स इन द अमेरिकन, 7 आर्टिकल्स हमारे अमेरिकन के, 147 आर्टिकल्स हमारे कैनेडियन हैं एंड 128 आर्टिकल्स हमारे ऑस्ट्रेलियन हैं, क्योंकि हमने यहाँ से आइडिया लेकर ही कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करा था। सेकंड है हमारा, इट इज़ रिगिड सो ऑल्सो। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टर्म एज रिगिड और फ्लेक्सिबल। रिगिड मतलब कि जितना खींच सकते हैं उतना खींच सकता है। फ्लेक्सिबल होता है कि हम अकॉर्डिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब ये होता है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर अडॉप्टेड फॉर इट्स अमेंडमेंट, इफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अडॉप्टेड बाय अ सिंपल प्रोसीजर फॉलो फॉर फ्रेमिंग अ सिंपल लॉ। अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा सिंपल प्रोसीजर में, followed for framing simple law. It is termed as flexible if a special procedure is needed. हम इसको simple law के अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं और इसमें अगर needed है, ज़रूरी है, तो special procedure के अकॉर्डिंग भी काम करेंगे। Then it is termed as rigid or inflexible. अब इसमें क्या हो जाएगा कि स्पेशल प्रोसीजर अगर ज़रूरी होगा तो वो रिगिड और इनफ्लेक्सिबल हो जाएगा। फ्लेक्सिबल नहीं होगा, मतलब प्रॉपर जिस अकॉर्डिंग अपन काम करना है वैसे नहीं होगा। मतलब कुछ सिंपल लॉ में काम करेंगे तो अपन इसको चेंज भी कर सकते हैं, बट कुछ स्पेशल प्रोसीजर होंगे या कुछ एग्जाम्पशन होंगे तो ये फिर चेंज नहीं होगा, वो जैसा रहता है वैसे ही रहेगा। There are 3 procedure of amendment in the Indian Constitution. Certain provision can be amended by a simple majority. Some provision can be amended by a specific. कुछ जो provision थे वो simple majority के according बने गए और कुछ जो है provision है वो specific majority के according बने गए. Certain important ones can only be amended specific majority and consent of at least 50% number of states. अब क्या हुआ, मेजोरिटी हुई लोगों की, 50% मेजोरिटी हुई, स्टेट्स के 50% नंबर ऑफ स्टेट्स मेजोरिटी मिली। दस इट इज़ अ मिक्स ऑफ फ्लेक्सिबल, इसलिए इसको फ्लेक्सिबल और रिगिड भी कहा गया है। सॉरीन स्टेट पता होगा आप लोगों को, मतलब फ्री स्टेट, मतलब जो अपने तरीके से काम कर सकता है। द कंट्री विल बी डिसाइड इट्स ओन फॉरेन एंड डोमेस्टिक पॉलिसी। इट इज़ नॉट अंडर एनी फॉरेन रूल एंड इट कैन हैव इट्स ओन पॉलिसीज ऑफ बिहेवियर। हम मतलब ये सॉरीन स्टेट हुआ कि ज़रूरी नहीं है हमको फॉरेन के रूल के अकॉर्डिंग ही काम करना है, उनके पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ही काम करना है, नहीं, हम अपने अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं। ओके, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, इसका एक अलग आंसर भी आ जाता है 2 मार्क्स में, एक्सप्लेन सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। ओके, तो ये अलग से भी आ सकता है और एक साथ भी लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। अब सोशलिस्ट एंड सेक्युलर क्या होता है? सोशलिस्ट स्टेट इज मीन दैट इंडियन इकोनॉमिक शैल बी बेस्ड ऑन सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। इंडियन इकोनॉमी को हम सोशलिस्ट पैटर्न में मतलब सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी है, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक लोग ज़्यादा समाज के अकॉर्डिंग कार्य किया जाता है। मिनिमम बेसिक नीड्स ऑफ एवरी इंडियन शैल बी फुलफिल्ड। यहाँ पर क्या होता है कि हम समाज को देख के उनकी इच्छाएँ, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं।
सोशलिज्म एज पर इंडियन कंडीशन शैल बी अडॉप्टेड, तो क्या हमारी जो कंडीशन है हमने कैसे अडॉप्ट करी है? सोशलिज्म। द आइडल सेक्युलरिज्म हैज़ बीन चेरिश इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन दैट स्टेट शैल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल रिलीजियस। इसका मतलब होता है कि सेक्युलरिज्म हैज़ बीन चेरिश्ड का मतलब होता है कि यहाँ पर हमने लोगों के अकॉर्डिंग, लोगों के रिलीजियस के अकॉर्डिंग, लोगों के बिलीव्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को रन करते हैं और लोगों के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। पार्लियामेंट, अब नेक्स्ट है हमारा पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एक्सेप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अंडर दिस सिस्टम द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर इज अ titular head. The council of minister follow the principle of combined responsibility. In case of no confidence is passed in the parliament, the cabinet of minister has to resign. It means, इसका मतलब ये है कि है ना, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्सेप्ट करा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो पावर्स होते हैं एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स के या प्रेसिडेंट के या उन हेड के, तो ये सब कंबाइन करते हैं और अपनी मतलब इनकी कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको काम करने के लिए। अब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नेक्स्ट है। ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिविजुअल भी आता है इसका आंसर, और अपन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर तो आएगा ही, बट ये इंडिविजुअल भी आता है। ओके, एज पर फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। Thus, federal form of government has been set up in India. Federal form of government अपन ने अभी पढ़ा था कि कहाँ से लिया गया था। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने प्रीवियस में ही देखा था। ओके, मैं बताऊँ आप लोगों को कहाँ देखा था। यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ फेडरेशन ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ टेकन कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहाँ से लिया गया है? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। और तो वही हम पढ़ रहे हैं अभी, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। The power of government are not centralized at one place and are divided between center and state. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या रहता है कि जो पावर्स होती हैं गवर्नमेंट की, ये एक ही जगह पर फॉलो नहीं की जाती, ये पूरे सेंटर में और पूरे स्टेट्स में ये चीज़ों को फॉलो किया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिटन एंड रिगिड टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट एंड इट्स सुप्रीम। क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन रिटन एंड रिगिड है। रिगिड मतलब कि जो चेंज ना होने वाला हो, तो ये रिगिड है। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट क्या है? प्रोटेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न की और डिसाइड करने की, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन डिस्प्यूट्स मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं स्टेट्स और सेंटर में, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सब ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। सेवेंथ है हमारा इंडिपेंडेंट एंड impartial judiciary. The judiciary is independent as it has power to interpret the constitution and to protect fundamental rights of citizen. Independent and impartial का मतलब होता है कि ये judiciary जो है वो independent है और वो प्रोटेक्ट करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, सिटीज़न जो फॉलो करती है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन पावर टू जुडिशरी टू रिव्यू लॉ एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास बाय एग्जीक्यूटिव। इट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास जो पावर होती है वो जुडिशरी को देता है, ये इनेक्टेड है पार्लियामेंट से, और ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एग्जीक्यूटिव पास करता है ऑर्डर एग्जीक्यूटिव को, मतलब जो उसका हेड होता है ना उसको पास करता है। एंड टू डिक्लेयर सच लॉ एंड ऑर्डर नल एंड वॉइड इफ दे आर अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो लॉ काम नहीं करते या नेसेसरी नहीं है तो वो नल और वॉइड हो जाते हैं। नल और वॉइड मतलब कि उसको हटा दिया जाता है संविधान से। Suitable provision have been made in constitution to ensure impartial functioning of judiciary. अब इसमें क्या होता है कि कुछ जजेस को रिमूव भी किया जाता है। सम वर्किंग कंडीशन, किसी की वर्किंग कंडीशन होती हैं या फिर किसी का टाइम वगैरह फिक्स्ड होता है कि वो इतने टाइम तक ही काम करेगा,
सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट को प्रोसीजर के लिए, ओके। प्रेसिडेंट डज नॉट हैव पावर टू रिमूव देम, ये सुप्रीम पर प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं होती है रिमूव करने की। द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ जजेस कैन नॉट बी रिड्यूस ड्यूरिंग देयर टेन्योर इन द ऑफिस। अगर जैसे कोई भी वर्कर, कोई भी ऑफिसर काम कर रहा है तो उस जिस टाइम के लिए उसको अपॉइंट करा गया है तो उसमें उसकी बीच में उसकी सैलरी कम या ज़्यादा कम नहीं कर सकते, और उसको जो अलाउंसेस मतलब जो जो फैसिलिटी दी हैं वो भी कम नहीं कर सकते। ड्यू टू दीज प्रोविज़न द जुडिशरी इज़ फ्री फ्रॉम एनी प्रेशर ऑफ द एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट रिमूव नहीं कर सकता बट जुडिशरी के पास सारे अधिकार होते हैं। अब हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ओके। अब हम आगे पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़न फंडामेंटल राइट्स आर एसेंशियल। हम कहाँ पे भी किसी भी जगह के सिटीज़न हो, फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देयर इज़ अ प्रोविज़न, अब क्या है, फंडामेंटल राइट्स के भी कुछ प्रोविज़न दिए गए। इन केस दे आर वायलेटेड अ सिटीजन हैव राइट टू अप्रोच द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एमरजेंसी। दीज फंडामेंटल राइट्स कैन बी, अगर जब फंडामेंटल राइट्स में अगर जो भी जिसको भी प्रॉब्लम हो रही हो वो अप्रोच कर सकता है हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, ओके। अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कि वो क्या क्या होती हैं। पहली बात तो फंडामेंटल्स, जो द प्रोविज़न ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीज़न वाज एडेड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय अमेंडमेंट। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी ये 42 अमेंडमेंट में आई थी जो कि 1976 में आया था। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हैज़ बीन स्पेसिफाइड, जो कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि स्पेसिफाइड किए गई हैं। ये चैप्टर मैं कंप्लीट ही कर दूंगी, प्लीज़ बोर मत होना। फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत अच्छे से पढ़ना है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया, ये ड्यूटी जो होती है वो हर एक सिटीज़न की होती है। इट अवॉइड by the constitution and respect is idle and institute national flag and national anthem। फंडामेंटल ड्यूटी होती है मतलब हर किसी का अधिकार होता है नेशनल फ्लैग पे, नेशनल एंथम पे। ये नेशनल स्ट्रगल टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडिया विच इंस्पायर अवर नेशनल स्ट्रगल। हम चेरिश कर सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं हमारे नेशनल के लिए, हम नेशनल के लिए हम कोई भी आइडियाज़ दे सकते हैं। ये हमारे टू अपलोड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। प्रोटेक्ट करना, फ्रीडम देना सबको, सबका ड्यूटी होती मतलब सबका अधिकार भी होता है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू। हम अपनी, हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने नेशन के लिए सर्विस करें, उसके ऊपर काम करें। और हमारा ये भी अधिकार है कि हम हारमोनी बनाए रखें, मतलब शांति बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें। ब्रदरहुड का मतलब होता है भाईचारा बनाए रखें, और अपना रिलीजियस फॉलो करें। अपना दूसरों के रिलीजियस को भी मतलब दूसरों के रिलीजियस पे अगेंस्ट ना रहें, सबको इक्वली अधिकार दें। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, सबके कल्चर को फॉलो करना, प्रोटेक्ट करना नेचुरल इन्वायरमेंट को, जैसे फॉरेस्ट हो गया, लेक हो गई, रिवर हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गई, इन सबको प्रोटेक्ट करना। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाना, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं। और हु इज़ अ पेरेंट्स और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रन। ये भी ड्यूटी है कि हर एक पेरेंट्स को या हर एक पालने वाले को, गार्डियन मतलब पालने वाला जिसके पेरेंट्स नहीं होते, उसको ड्यूटी है कि उसके बच्चे को पढ़ाना। और एज अ केस में भी वार्ड बिटवीन द एज फॉर 6 to 14 ईयर। और अगर नहीं पढ़ा पा रहा है तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी दी है कि 14 ईयर तक गवर्नमेंट फ्री पढ़ाती है बच्चों को, अगर जो नहीं पढ़ा पा रहा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट इन द 4th पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है हमारा? In the 4th part of Constitution, fundamental principle of government have been described. These are known as। अब यहाँ पे होता है 4th part है हमारा Constitution का, यहाँ पे गवर्नमेंट डिस्क्राइब करती है कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब होते हैं
हमारे रूल्स और रेगुलेशंस। ओके, सोशल इकोनॉमिक प्रोग्राम, मॉडर्न डेमोक्रेसी, ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखे रहते हैं। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, यहाँ पे राइट टू वोट देने का अधिकार होता है, फ्रेंचाइजी होती है सबके पास। एडल्ट सिटीज़न जो कि 18 साल का है उसके पास अधिकार होता है अपना रिलीजियस फॉलो करने का, अपने कास्ट फॉलो करने का, और जहाँ मतलब वो जो करना चाहता है उसके पास पूरा राइट होता है। Single citizen. The Indian Constitution has adopted the principle of single citizen, that she is a citizen of Indian of his or place resident in the country, that the person living in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, etc. the citizen that state but of India. इट मीन्स क्या है कि ये सिंगल सिटीज़नशिप होती है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो जहाँ पे भी रहना चाहता है, जैसे कहीं पे भी रहना चाहता है या जहाँ पे भी वो काम करना चाहता है उसको सेम राइट मिलेगा इंडियन टेरिटरी के अंदर। मतलब कि हमारी कंट्री की जो बाउंड्रीज़ हैं उसके अंदर वो जहाँ पे भी जाएगा उसको सेम राइट्स मिलेंगे काम करने के। उसकी एक सिंगल मेंबरशिप या सिटीज़नशिप होती है कि वो वहाँ अपने अकॉर्डिंग काम कर सकता है। ओके, ये हमारा सिंगल सिटीज़नशिप था। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसकी एक्सरसाइज आप खुद फिल करके मुझे आज ही सेंड करें, आज के दिन में ही आपको सेंड करना है इसकी एक्सरसाइज। और हो सकता है मे बी आप वेरी शॉर्ट भी खुद से ही ढूंढ सकते हैं, मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। एंड मैं इसके नेक्स्ट में पीडीएफ सेंड करूँगी आप लोगों को, तो जिससे आप ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेना। आज मैंने सिविक्स का चैप्टर नंबर 12 पढ़ाया था जो कि पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके, आप लोग को समझ में नहीं आया हो तो एक और बार वीडियो देख के समझ लेना। ओके, थैंक यू क्लास।